फिर से एसकेएच नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज की अपनी डिजीज है हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया या सोडियम डेफिसिट। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग क्लास हो, डेली एक क्लास होती है मेडिकल सर्जिकल की, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी एक क्लास होती है। तो जो आप क्लास होगी उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम लाइव एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं तो उसका भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। देन अपन बात करते हैं आज के अपने डिजीज कंडीशन हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया मीन्स डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है। अगर सीरम सोडियम लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया और सोडियम डेफिसिट। हाइपोनेट्रेमिया या सोडियम डेफिसिट के नाम से अपन इस कंडीशन को जानते हैं। देन इसके कारण क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है, तो इसके कुछ जो कारण होते हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज्ड किया है। फर्स्ट कैटेगरी, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिनमें क्या होता है, वाटर का एक्सेस लॉस होता है और वाटर के साथ, क्योंकि दोनों फ्रेंडली होते हैं, वाटर के साथ सोडियम का भी लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी के अंदर सोडियम के अंदर क्या आ जाएगी, जो अपना सीरम सोडियम है उसके अंदर कमी आ जाएगी। जैसे कि डिजीज कंडीशन अपने होती है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, ये रीनल फेलियर की अर्ली स्टेज है जब अपनी बॉडी कंपनसेट करने का काम करती है। रीनल फेलियर होने के बाद जब किडनी कंपनसेट करती है या किसी दूसरी रीनल डिजीज के अंदर जब किडनी कंपनसेट करती है, उस कंडीशन में सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो रीनल फेलियर, देन फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, जीआई सक्शनिंग, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, रीनल फेलियर के अंदर, फीवर के अंदर, वोमिटिंग, डायरिया या जीआई सक्शनिंग और डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो ये सारी कंडीशन क्या करती है, सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देती है। बॉडी से एक्सेस लॉस होता है सोडियम का, जिसकी वजह से सोडियम सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है और हाइपोनेट्रेमिया डेवलप हो जाता है। देन सेकंड जो कोज होते हैं वो होता है डिक्रीज सोडियम इनटेक। डिक्रीज सोडियम इनटेक, अगर कोई पर्सन सोडियम की इनटेक ही ना करे तो उस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। डिक्रीज सोडियम इनटेक कब होगा, फास्टिंग की कंडीशन में। अगर कोई पेशेंट फास्टिंग कर रहा है, कोई पर्सन फास्टिंग कर रहा है तो सोडियम लेवल कम हो सकता है। या एनपीओ की कंडीशन या एनबीएम की कंडीशन, अगर किसी को ओरली डाइट अपन ने बंद कर रखी है, नथिंग बाई माउथ का एडवाइस कर रखा है डॉक्टर ने, तो उस कंडीशन में भी। देन डाइटरी साल्ट रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई पर्सन डाइट के अंदर साल्ट का यूज नहीं कर रहा है, लो साल्ट वाली डाइट ले रहा है, तो उस पर्सन के अंदर भी हाइपोनेट्रेमिया डेवलप होने की रिस्क रहती है। तो मोस्टली 2 कारण होते हैं कि या तो एक्सक्रीशन बढ़ जाए या इंटेक कम हो जाए, तो क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया। देन थर्ड वन, डाइल्यूशन।
अगर बॉडी के अंदर ज्यादा फ्लूइड हो जाए, फ्लूइड होने के कारण क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मीन्स मान लो सोडियम तो उतना ही है पहले जितना ही, लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो गई, उसकी वजह से सोडियम का डाइल्यूशन हो गया और सीरम सोडियम लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि रीनल फेलियर के अंदर, रीनल फेलियर के अंदर जब ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सोडियम का डाइल्यूशन होगा, क्योंकि पूरा वाटर क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, रिटेंशन हो रही है। उसी तरह सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की कंडीशन में, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की कंडीशन में, या हाइपोटोनिक फ्लूइड ओवरलोड, हाइपोटोनिक फ्लूइड ओवरलोड, अगर किसी पर्सन के अपन ज्यादा एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड ओवरलोड कर दे, और वो भी किस टाइप का फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड ज्यादा चढ़ा दे, तो वो फ्लूइड भी क्या करेगा, डाइल्यूशन का काम करेगा एंड सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोस्ट 3 इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं या कोज होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन के अंदर हाइपोनेट्रेमिया डेवलप होने के लिए। देन अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपोनेट्रेमिया डेवलप हो जाए तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स अपने को देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो उस सिस्टम वाइज अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स के अंदर फर्स्ट वन जो सिस्टम अफेक्ट होता है अपने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखो हाइपोनेट्रेमिया हो या हाइपरनेट्रेमिया हो, अपन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। फर्स्ट होता है नॉर्मोवोलेमिक। नॉर्मोवोलेमिक मीन्स सिर्फ सोडियम लेवल डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मोवोलेमिक, तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा रैपिड पल्स, लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देन दूसरा होता है हाइपरवोलेमिक। हाइपरवोलेमिक मीन्स सोडियम लेवल तो डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। डाइल्यूशन के कारण हो रहा है। ये किस कारण हो रहा है, डाइल्यूशन के कारण। ये वाला होता है सोडियम इंटेक बढ़ने के कारण। जैसे डाइटरी सोडियम इंटेक बढ़ गई तो सिर्फ इंटेक बढ़ रही है, फ्लूइड नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पे ये इंटेक बढ़ने के कारण होता है, डाइटरी इंटेक बढ़ने के कारण होता है, जबकि हाइपरवोलेमिक होता है डाइल्यूशन के कारण। तो इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग रैपिड पल्स। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, हाइपरवोलेमिक हो रहा है, तो इंक्रीज्ड बीपी। बीपी कैसी मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी, अपने को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। देन जो थर्ड टाइप होता है अपने, वो होता है हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक होता है इंक्रीज एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाए और उसके साथ फ्लूइड भी चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया होगा। और इसके अंदर मिलेगी अपने को वीक थ्रेडी रैपिड पल्स, वीक थ्रेडी रैपिड पल्स मिलेगी। और बीपी भी साथ में कैसी मिलेगी, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो तीनों के अंदर डिफरेंस याद रखना। नॉर्मोवोलेमिक के अंदर रैपिड पल्स होगी लेकिन बीपी नॉर्मल होगी। हाइपरवोलेमिक के अंदर बाउंडिंग रैपिड पल्स होगी और बीपी भी इंक्रीज्ड मिलेगी। एंड हाइपोवोलेमिक के अंदर वीक थ्रेडी रैपिड पल्स होगी और ब्लड प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज्ड होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। देन सेकंड वन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या मिलेगा, सेलो रेस्पिरेशन, सालो रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलेगा। देन न्यूरोमस्कुलर के अंदर, न्यूरोमस्कुलर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा डिमिनिश्ड
डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो अपनी डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगी। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे अपने को, सीएनएस से रिलेटेड, जिनके अंदर पर्सनालिटी चेंजेस क्या होगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने को, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा, सीजर्स मिलेंगे और कोमा में भी अपना पेशेंट जा सकता है। तो पर्सनालिटी चेंजेस, कंफ्यूजन, सीजर एंड कोमा, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीनल से रिलेटेड, तो इंक्रीज आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। जीआई की मैं बात करूं, जीआई सिस्टम के अंदर अब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया अपने को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल सिम्टम होते हैं जो हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन में अपने को देखने को मिलते हैं। हाइपोनेट्रेमिक पेशेंट के अंदर इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। मोस्टली कार्डियोवास्कुलर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, बाकी दूसरे सिस्टम के भी सिम्टम्स अपने को एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रेमिया डेवलप हो जाए तो अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे डिजीज कंडीशन को। तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए अपन कुछ क्राइटेरिया, कुछ टेस्ट यूज करते हैं, ले वैल्यू यूज करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर सीरम सोडियम, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, सीरम सोडियम, और सीरम सोडियम मिलेगा डिक्रीज। नॉर्मल कितना होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। देन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या देखेंगे अपन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये भी मिलेगी डिक्रीज। नॉर्मल यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.010 टू 1.025, ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं, दोनों चीजें पूछी जाती है, सीरम सोडियम लेवल और स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी तरह यूरिन ओस्मोलालिटी, यूरिन ओस्मोलालिटी भी मिलेगी डिक्रीज। और नॉर्मल की मैं बात करूं कि यूरिन की नॉर्मल ओस्मोलालिटी कितनी होती है, तो आप लोगों को बता दूं यूरिन की नॉर्मल ओस्मोलालिटी होती है 500 टू 800 मोल ओस्मोल पर केजी। ओस्मोलालिटी को हमेशा पर केजी पे अपन नापते हैं, तो मोल ओस्मोल पर केजी होती है नॉर्मल ओस्मोलालिटी है ये यूरिन की, किसकी, यूरिन की। इसके साथ ही सीरम की मैं बता दूं, सीरम की नॉर्मल ओस्मोलालिटी अगर आपको पूछी जाए तो 285 टू 295 मोल ओस्मोल पर केजी, ये होती है किसकी, सीरम की ओस्मोलालिटी, सीरम की ओस्मोलालिटी। तो यहाँ पे सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज्ड मिलेगा अपने को, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज्ड मिलेगी, एंड यूरिन ओस्मोलालिटी भी क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड मिलेगी। तो ये जनरल डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया दोनों कंडीशन को ही डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट, क्या करना होता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वन ट्रीट अंडरलाइंग कोज, क्या करना है अपने को, ट्रीट अंडरलाइंग कोज, जो भी अंडरलाइंग कोज है उन कोज को ठीक करो, डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी। देन इंक्रीज सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक को क्या करना है, इंक्रीज करना है, सोडियम इंटेक बढ़ाओ। और सोडियम इंटेक कैसे बढ़ाओगे, ओरल इंटेक बढ़ा सकते हैं अपन, डाइटरी इंटेक भी बढ़ाएंगे, एंड आईवी इन्फ्यूजन, सोडियम का क्या करेंगे, आईवी रूट से सोडियम का इन्फ्यूजन करेंगे।
तो इस तरह से ये दोनों अपन यूज करेंगे, ओरली भी सोडियम देंगे एंड इंट्रावेनस रूट से भी सोडियम का इन्फ्यूजन करेंगे। जैसे नॉर्मल सलाइन, सोडियम सलाइन अपन इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर, और ओरली डाइट के अंदर भी सोडियम को बढ़ाएंगे। देन यहाँ पे एक स्पेसिफिक अपने को याद रखना होता है कि सीरम सोडियम not increased more than 12 milli equivalent per liter in 24 hours। मीन्स 24 घंटे के अंदर कितना बढ़ाना है? 12 मिली इक्विवेलेंट ही बढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 12 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा सीरम सोडियम को नहीं बढ़ाना है। अगर इससे रेपिडली अपन ने बढ़ाया, इससे रेपिडली बढ़ाया तो क्या होगा? होगा ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन हो जाएगा, जो माइलिन शीथ होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगा न्यूरॉन का ऑस्मोसिस के कारण। तो उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। इसलिए याद रखना, जब भी सोडियम बढ़ाओ आप तो 24 घंटे के अंदर कितना बढ़ाना है? 12 मिली इक्विवेलेंट ही बढ़ाना है, इससे ज्यादा अपने को नहीं बढ़ाना होता। तो ये जनरल चीज अपने को ध्यान में रखनी होती है जब अपने को सोडियम इंक्रीज करना होता है। इसके अलावा अपन पेशेंट को सोडियम रिच डाइट देंगे। क्या देंगे? सोडियम रिच डाइट देंगे। जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था सोडियम रिच फूड क्या क्या होते हैं, जैसे अपने बटर, चीज, मिल्क, देन पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, केचप, सोयाबीन, देन मस्टर्ड, ये सारी क्या होते हैं? सोडियम रिच फूड होते हैं। तो पेशेंट को ऐसे फूड अपन प्रिस्क्राइब करवाएंगे। तो ये अपनी जनरल डिजीज कंडीशन आज की हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अपनी फीडबैक और सजेशंस देते रहें ताकि हमारी क्वालिटी एंड कंटेंट इम्प्रूव करने में मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।